की स्ट्रैटेजी बताने में कोई कमी नहीं रहेगी। वो मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी छोड़ो, मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करती हूँ प्री का, तो मैं मॉक टेस्ट लगा के वो दिखा रही हूँ आपको। और देखो, परफेक्ट नहीं होगा जैसे आप लोग और लोगों की वीडियो में देखते हो कि आपको शीट भी दिख रही है, आपको स्क्रीन भी बिल्कुल सही दिख रही है। मेरे उसमें आपको शीट बिल्कुल नहीं दिख पाई क्योंकि मैं कैमरा प्लेस करके इसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ठीक है, बाकी लोग कैसे करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो इसको प्लेस करके मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको दिखाऊंगी। या बट ये कि स्क्रीन तो आपको अच्छे से दिख जाएगी मॉक टेस्ट की क्या चल रहा है, और मैं बता भी दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। बस ये है कि आपको शीट नहीं दिखेगी, मेरे रफ पेजेस नहीं दिखेंगे जिसमें मैं कर रही हूँ। एंड में भले ही मैं दिखा दूंगी बट करते हुए नहीं दिख पाएंगे। सो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बट ये स्ट्रैटेजी बताने में कोई कमी नहीं रहेगी, वो मैं आपको बेस्ट तरीके से और 100% ऑथेंटिक जो मैं करती हूँ ऐसे ही आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है प्री का 1 घंटे का, तो ये शॉर्ट करके मैं इसको डाल रही हूँ। या सो देखना, स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। सो ये जो मॉक टेस्ट है, दिस इज लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट नंबर 2 IPS PO प्री का मैं लगाने वाली हूँ आज। मैं तो टेक्स्ट बुक बहुत सुनते हो आप मेरे मुँह से, तो इस बार कुछ दूसरा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है मैं तो वो लगाती हूँ। तो मैं लर्निंग नीति का आज लगा रही हूँ। 1 में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, दिस इज मॉक नंबर 2। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारे सामने खुला था वो इंग्लिश का खुला था और सबसे पहले एरर्स खुले थे। एरर्स में स्टार्टिंग में नहीं करती हूँ, मैं उनको लास्ट में ही करती हूँ। फिर क्लोज टेस्ट आया, क्लोज टेस्ट भी मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करती। और उसके बाद RC आया, RC को भी मैं फर्स्ट राउंड में कभी नहीं करती हूँ। RC मार्क फॉर रिव्यू पूरा करने के बाद मुझे मिसलेनियस का कुछ पार्ट दिखा, ये शायद इसे वर्ड रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये मुझे मिला तो मैंने इसको करा। इसके मॉक में 5 क्वेश्चन थे तो मैंने 5 क्वेश्चन इसके निपटाए। उसमें से एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था क्योंकि थोड़े से अजीब से भी थे, इतने इजी नहीं थे कि एक गो में बन जा रहे थे, थोड़ा टाइम टेकिंग थे। तो मेरा हमेशा का इंग्लिश का ये स्ट्रैटेजी रहता है कि मैं सबसे पहले करती हूँ मिसलेनियस पार्ट, RC क्लोज टेस्ट पैराजंबल वगैरह सब मार्क फॉर रिव्यू हो जाता है। उसके जब मिसलेनियस हो जाता है तो सेकंड राउंड में फिर मैं इन सब चीज़ों को उठाती हूँ। तो अब जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा मिसलेनियस मिला नहीं, तो सेकंड राउंड में मैं सबसे पहले क्लोज टेस्ट उठाऊंगी क्योंकि मुझे वो छोटा सा लग रहा था, ईजी सा। तो सबसे पहले मैंने वो निपटाया। देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने पेपर अटेम्प्टिंग में थोड़ा सा ये चेंज करा है कि मैं एरर वगैरह से पहले RC निपटा लो, क्योंकि अगर RC लेंदी हुई ना ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम RC कर लें बस, क्योंकि स्कोरिंग होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी होता है कि एरर को टाइम नहीं मिल पाता या कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ पहले RC निपटा दूँ। और ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि पहले RC करनी है फिर एरर करना है या पहले क्लोज टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती है थोड़ा बहुत। बट ये कि सेकेंड राउंड में ही करनी होती है क्योंकि ये पेपर को देख के पता चलता है कि कौन सी चीज़ ईजी है, कौन सी पहले हो सकती है और कौन सी बाद में। और RC में एक चीज़ क्या करती हूँ, जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हमें ढूंढना होता है, उनको मैं कॉपी में लिख लेती हूँ शॉर्ट करके, ताकि मैं मतलब ये मुझे थोड़ा सही लगता है कि मैं उस क्वेश्चन को भी ढूंढ पाऊँ। मतलब एक मुझे बार बार कंप्यूटर स्क्रीन को क्वेश्चन चेंज ना करना पड़े, तो मैं लिख लेती हूँ 1-2 क्वेश्चन जो सिंगल वाले होते हैं। और ये एक्चुअल में हुआ क्या, स्क्रीन थोड़ी सी आपको चेंज दिख रही होगी क्योंकि मुझे पता नहीं चला, बट कैमरा हिल गया था जगह से लिखने की वजह से, तो आपको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद सिर्फ पैराजंबल एंड एरर बचे थे, तो पैराजंबल से पहले मैंने एरर उठा लिया क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ईजी लगते हैं कंपेरेटिव टू पैराजंबल। इफ़ यू बाय माई कॉलेज सप्लाइज फ्रॉम मी आई विल बी एबल टू गो टू लंदन थीम पार्क। इफ़ यू बाय माई, ये अभी मेरा लगाया, देखते हैं। व्हेन यू बॉईल द वाटर ऑन द हीटर इवन फॉर एन आवर, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल नॉट राइज। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर थोड़ी बहुत आए थे, आई थिंक सी में ही है, सी में रहेगा, वी विल हैव में रहेगा। तो रोहित शर्मा रन फॉर द कैप्टन से उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ जिसमें मुझे डाउट होता है कि या तो मुझे RC में हुआ था, मुझे 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाए, ठीक है, तो उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। सिनोनिम एंटोनिम्स में एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, एरर में मैंने एक मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, बाद में देखने के लिए कि इनमें से कौन सा मैं कर सकती हूँ बाद में। उसके बाद मैं पैराजंबल में, और पूरे पैराजंबल में मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी वही वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो भी मेरा गलत हो गया था, बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि ये पैराजंबल ना बहुत ईजी था पढ़ने में, मतलब लैंग्वेज बहुत ही ईजी थी, समझ में आ रहा था एकदम से, बट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, समझ नहीं आ रहा था कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, और बहुत ही कम परसेंटेज लोगों ने इसको अटैम्प्ट भी किया था। तो मैंने इसका एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया सिर्फ, वो भी गलत हो गया बाद में। इसको मैं करके करती हूँ। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये थोड़ा सा ना लेंथी पड़ सकता है, टाइम टेकिंग, तो पहले मैं बाकी देख लेती हूँ जो मैंने छोड़े हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने फटाफट से फिर पैराजंबल छोड़ दिया कि टाइम कम बचा था और कुछ क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू थे, तो मुझे उसमें से उठाना था कि मैं कौन कौन से कर सकती हूँ। अब ये जो क्लोज टेस्ट का आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें मैं 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, टीडीएस और आउटस्टैंडिंग में से कौन सा आएगा। टीडीएस का मैंने मतलब पढ़ रखा था ये वोकैब में, बट मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने इनमें से एक मार्क कर दिया। बाद में आपको पता चलेगा सही हुआ या नहीं, तो वीडियो के एंड में देखना एनालिसिस में। तो मैं यही करने का ट्राई करती हूँ इंग्लिश में कि फ़र्स्ट राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो मैं 100% एक्यूरेसी से करूँ, जो बिल्कुल सही हो मैं वही करूँ, बाकी मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूँ। आरसी क्लोज टेस्ट वगैरह सब निपटाऊँ, जो नहीं आता मार्क फॉर रिव्यू करके फिर लास्ट में जब कुछ टाइम बच जाता है, पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को मुझे जिसमें मुझे हाई एक्यूरेसी लगती है कि हाँ इसके चांसेस हैं सही होने के, उनको ही मैं करती हूँ। तो उस तरीके से ही मैंने यहाँ पर कर रही हूँ चीज़ें। फिर मेरे अटैम्प्ट 23 ही हो पाए इंग्लिश में विद एक्यूरेसी, जितना भी मैं मेंटेन कर सकती थी। फिर मैथ सेक्शन आया नेक्स्ट, और उसमें पहले डीआई आप देख रहे हो ना, इतनी लेंदी इतनी गंदी डीआई थी ये, मैंने इसको बिना सोचे समझे छोड़ दिया, मतलब मार्क फिर रिव्यू कर दिया, बट मैं इसको करने वाली नहीं थी। फिर बीच में 2 डीएस के क्वेश्चंस आए थे, और डीएस और अर्थमेटिक मैं क्या करती हूँ ना कि जो जो मुझे लगते हैं डुएबल से उनको मैं कॉपी में लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर करके 6-7 ऐसे करके, कि मैं बाद में अटैम्प्ट कर लूँगी जब फर्स्ट राउंड निपट जाएगा मेरा क्वांट का। तो मेरी क्वांट अटैम्प्ट करने की ये स्ट्रैटेजी रहती है कि फर्स्ट राउंड में मैं अर्थमेटिक वाले रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, डीएस अर्थमेटिक क्वांटिटी सब मैं कॉपी में लिख लेती हूँ डुएबल। उसके बाद डीआई और स्पीड मैथ्स में फर्स्ट राउंड में अपना अटैम्प्ट करती हूँ, और अर्थमेटिक को कॉपी में लिख लेती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ, स्पीड मैथ्स में अटैम्प्ट कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक वगैरह जो भी होती है, और बाकी चीज़ें कॉपी में, और डीआई में अटैम्प्ट करती हूँ। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मैं उनको स्किप कर रही हूँ, तो स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं उनको कॉपी में लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर साथ साथ में, कौन से मुझे डुएबल लग रहे हैं कौन से नहीं लग रहे हैं। फिर ये सेकेंड डीआई आई थी मॉक टेस्ट की, और ये वाली काफ़ी ईजी डीआई थी, तो इसके मैंने 5 क्वेश्चन बना लिए थे। उसके बाद मेरे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए, और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन टोटल 5 थे, उसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, वो भी आधे नंबर के लिए। तो मैंने 3 अटैम्प्ट करे जो 1 गो में बन गए थे, और 2 थोड़े से मुश्किल थे, दोनों मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं स्पीड मैथ्स में आईपीएस पीओ में, क्योंकि सिर्फ आधा ही नंबर हमें उसके लिए मिलेगा। फिर एक केसलेट आई थी, केसलेट मुझे फर्स्ट राउंड में लगा कि हाँ ईजी सी है, मतलब बन सकती है, बट मैं केसलेट को हमेशा बाद में ही अटैम्प्ट करती हूँ सेकंड राउंड में। बट जब मैं उसको अटैम्प्ट करने गई सेकंड राउंड में, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं पढ़ रही थी अच्छे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सी थी, तो मैंने उसको नहीं करा। फिर जो आप देख रहे हो अभी ये सेकंड राउंड चल रहा है, केसलेट मैं स्किप कर चुकी हूँ, अब मैं अर्थमेटिक पे आई हूँ अपना, क्योंकि और कुछ बचा नहीं करने के लिए। फर्स्ट डे बहुत मुश्किल थी, फिर स्पीड मैथ्स हो गई थी, केसलेट छोड़ दी थी, तो अर्थमेटिक ही बचा। अर्थमेटिक में जितने कर सकती थी उतने कर रही हूँ। और अर्थमेटिक जो लिखे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे बन पाते हैं, उसमें से कुछ कुछ ही होते हैं कि बन पाते हैं, और कुछ कुछ नहीं बन पाते हैं, क्योंकि असली अर्थमेटिक तो करने के बाद पता चलती है ना भाई डुएबल है या नहीं है, मतलब पढ़ के ही पता चल जाता है, बट रियलिटी करते हुए पता चलती है। बट मैं अपने हिसाब से लिख लेती हूँ जो जो मुझे लगता है, तो फिर मैं कॉपी में देख के जो मैंने लिखे हुए थे उनको मैं अटैम्प्ट करती हूँ। इसी तरीके से जितनी अर्थमेटिक मेरे से हुई जो मुझे डुएबल लगी मैंने करी। उसके बाद जो मेरे लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने स्पीड मैथ्स भी छोड़ रखी थी, मेरे लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने स्पीड मैथ्स भी छोड़ रखी थी, उनको मैंने करा। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक छोड़ रखी थी, ये वाली 2 मैंने सिंप्लीफिकेशन छोड़ रखे थे, आई मीन अप्रॉक्सीमेशन। तो जो 2 अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस थे उसमें से एक तो फिर भी एंड तक मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया, बट एक हो गया था। यही वाला वो अप्रॉक्सीमेशन जो मेरे से हो नहीं पाया, बहुत ही गंदी वाली, बहुत ही छोटी सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ, वो एंड में आप देखना एनालिसिस में कि क्यों नहीं हो पाया। और इस टाइम तक मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, आई गेस मेरे पे 4-4.5 मिनट ही बचे थे, तो लास्ट में जितना मैं वाइंड अप कर सकती थी वही मैं कर रही थी। और फिर मैंने देखा कि मैं डीएस तो अटैम्प्ट ही नहीं करी है जो मैंने नोटबुक में लिख रखी है, तो 2 डीएस मैंने अटैम्प्ट करी। और मेरी क्वांट की पूरी यही स्ट्रैटेजी रहती है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की, प्री की पहले फर्स्ट राउंड में डीआई एंड स्पीड मैथ्स करना जो जो कर सकते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक पे आना, अर्थमेटिक डीएस एंड ऑल इन सब चीज़ों पे आना। लास्ट में बहुत ही कम टाइम रह जाता है, उसमें जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं करती हूँ। बट ये वाला मॉक टेस्ट थोड़ा सा ना मॉडरेट लेवल का था, तो मेरे इसमें मैथ्स क्वांट में सिर्फ 17 ही अटैम्प्ट हो पाए, और उस 17 में से भी
जो स्पीड मैथ्स है उसके आधे ही नंबर मिलेंगे। देन मैं अपना ये लास्ट सेक्शन में आई, रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, मैं पज़ल को ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि मार्क फॉर रिव्यू कर लेती हूँ पज़ल्स को, और ऑब्जर्व कर लेती हूँ कौन सी ईजीएस्ट मतलब ईजी है और कौन सी डुएबल है कौन सी नहीं है, क्योंकि पीओ में सारी पज़ल तो अटैम्प्ट होती नहीं है। और पज़ल को मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद मैं साथ साथ में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डिस्टेंस डिटेक्शन हो गया, ये मिसलेनियस अटैम्प्ट मैं कर लेती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट राउंड फिनिश होता है, फर्स्ट राउंड के एंड में मैंने देखा इस पेपर में सिर्फ मिसलेनियस के 2 ही क्वेश्चन मैंने अभी तक अटैम्प्ट कर रहे हैं, बाकी सब मार्क फॉर रिव्यू हो चुका है। बट 2 नहीं थे, डिस्टेंस डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन थे, बट वो मुझे बड़ा पैरा लग रहा था तो मैंने उसको उस टाइम के लिए छोड़ दिया था। वैसे मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ। और ये भी मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि जैसे आईपीएस पीओ में एक पज़ल 2 नंबर की आने वाली है, तो मैं देख लेती हूँ 2 नंबर वाली पज़ल कभी कभी डुएबल होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो इसमें मुझे डुएबल से लग रही थी तो मैंने उसको सबसे पहले उसी को अटैम्प्ट करा। बट ये जो 2 नंबर वाली पज़ल थी ना, ये डुएबल सी तो थी, मतलब कुछ परसेंट बच्चों ने ऐसे अटैम्प्ट भी किया, 20+% ने किया था शायद से। बट ये ना एंड में बड़ी ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी मेरे दिमाग में, और 5 मिनट में दे चुकी थी इसको, और ये सारे क्वेश्चन 5 में से 5 मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई इसके कन्फ्यूजन की वजह से, मैं 3 ही कर पाई। बट एटलीस्ट ये हुआ कि 3 मेरे सही हो गए थे, तो 6 नंबर तो मिले कम से कम। फिर इस पज़ल में बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद, क्योंकि इनइक्वालिटी जो थी ना, जो 2 मैंने अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, वो एकदम ईजी नहीं थे भाई, वो टाइम लग रहा था उनमें भी। मेरे पे सिर्फ 10 ही मिनट 10 से 11 मिनट मेरे बचे थे। थोड़ा डीमोटिवेशन सी आ गई थी, क्योंकि मैथ्स में भी सिर्फ 17 ही अटैम्प्ट हुए, रीजनिंग में भी सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं, तो मैंने कहा यार जो हो रहा है कर लेते। फिर मैंने एक ये वाली पज़ल उठाई और इसको बनाया, तो ये जल्दी बन गई थी। एक तो मैं अच्छे से ना बहुत मतलब 100% कॉन्सेंट्रेशन से कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्डिंग भी चल रही थी मॉक टेस्ट की, और मैं मॉक टेस्ट लगा भी रही हूँ, तो मेरा बार बार ध्यान इसमें जा रहा था कि कैमरा हिल तो नहीं रहा है, कहीं फोकस हट तो नहीं किया, ये सब चीज़ें भी हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे को याद आ गया था कि मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, तो मैंने उसको उठाया फटाफट से, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा लंबा पैरा है तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट वो ईजी सा जल्दी से हो गया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पज़ल उठाई, तो वो पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट की पज़ल थी, वेकेंट वाली थी। डर तो लग जाता है वेकेंट देख के कि यार नहीं बनेगी, मुश्किल होगा, बट फिर मेरे पे टाइम ही नहीं था इतना सोचने के लिए, तो मैंने कहा जो आ रहा है बस बना दो। तो मैंने बनाया, तो टचवुड वो जल्दी से एक बारी में बन भी गई थी। फिर इस वाले सेक्शन में ब्लड रिलेशन भी आ रहा था। ब्लड रिलेशन ना मैं कभी भी फर्स्ट राउंड में उठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ना उसका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी कभी ब्लड रिलेशन इतना मुश्किल आ जाता है कि वो फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो मैं उसको पज़ल वाले टाइम में ही करती हूँ, सेकेंड राउंड में। और मैंने फिर पज़ल के बाद ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट करना इसलिए ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3-3.5 मिनट ही थे, इतने में पज़ल नहीं बना पाती शायद कोई। तो मैंने ब्लड रिलेशन उठाया, और उसके बाद मैंने जो 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे तो वो बन जाएंगे, तो हो जाएगा सही। तो मैंने वही चीज़ करी, ब्लड रिलेशन, उसके बाद 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चंस करे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मिसलेनियस तो मैं राउंड 1 पे करती हूँ, यहाँ क्यों कर रही हूँ एंड में। नॉर्मल जो इनइक्वालिटी सिलोगिज्म होता है वो राउंड 1 पे करती हूँ, बट जो वो वाला होता है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड से काउंटिंग करो, या फिर कॉन्सोनेंट वॉवल में प्लस माइनस करने वाले, वो जो सिंगल क्वेश्चन वाले होते हैं उनको मैं एंड में करती हूँ। बट 96 परसेंटाइल काफ़ी डिफ़िकल्ट था वैसे ये वाला। एवरेज 31 है एवरेज। कल वाला काफ़ी इजी मॉक टेस्ट था पहला वाला, इसके हिसाब से। ओके, कल का भी दिखा देती हूँ मैं। ये वाला देखो 99 परसेंटाइल आया है इसमें 99 इसलिए भी आया, एक तो आरसी जो थी ना वो सेम टेक्स्ट बुक की आरसी मैच हो गई थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि आंसर्स याद नहीं रहते हैं, बट आरसी पढ़ के पता चल जाता है कि वही आरसी है, तो इस वजह से। बाकी ये इजी भी था, 39 एवरेज, और मॉक नंबर 2 जो अभी लगाया उसका 31 एवरेज था। सो दिस वॉज इट। ये थी मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उतने अच्छे से नहीं पता चली होगी, बट काफ़ी हद तक पता चली होगी। जो मैं नहीं बोल पाई वो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके आपको बता ही दिया था। सो या दिस वॉज इट। सो मैं 22 रैंक आई थी। सो पूरा मॉक टेस्ट फिनिश हो चुका है, और इंग्लिश में मेरे 5 गलत हो गए, एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और जैसे मैंने बताया था पैराजंबल का फर्स्ट सेंटेंस भी गलत हो गया। एरर में भी एक मिस्टेक हुई है, उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और एक क्लोज टेस्ट में मिस्टेक हुई है जिसमें 2 में कन्फ्यूजन थी ना मुझे, टीडीएस और आउटस्टैंडिंग में, वो भी गलत हो गया।
और एनालिसिस में मैंने रियलाइज़ करा कि मैं आरसी में एक और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा वो मैं अटैम्प्ट कर सकती थी। मैं आरसी ढंग से पढ़ा नहीं, ब्रैकेट वाली चीज़, तो उस वजह से एक छूट गया। तो इसी तरीके से मैंने अपने बाकी सेक्शंस को भी एनालाइज़ करा, और एक्चुअल में मैं कैसे एनालाइज़ करती हूँ मैंने पूरा एनालाइज़ करके एक वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, चैनल पे डली है, वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी है। और मैंने उसमें सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल वे में नहीं समझाया, मैंने पूरा एनालिसिस करके एक मॉक टेस्ट को दिखाया है कि मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। और ये मेरी नोटबुक है, मैं मतलब ऐसे पेजेस में ही, मतलब पेजेस के कॉपी में, प्लेन कॉपी में ही मैं अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करती हूँ। एंड ऑल, ये 2 नंबर वाली पज़ल जो ढंग से बनी नहीं पाई। और ये भी पज़ल का है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस, ये है अपना ब्लड रिलेशन। इसमें ऐसे वाले पेज में सिर्फ मैं रीजनिंग करती हूँ, मैथ्स में इसमें करती हूँ ब्लैक वाली नोटबुक में। इस तरीके से मेरा कुछ रहता है। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, मुझे कमेंट भी आया था कि मेरी हैंड राइटिंग कितनी गंदी है। भाई मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी पर अब बहुत गंदी हो चुकी है। बाकी यही था इस वीडियो में, एंड आई होप हेल्पफुल रही होगी। मेरी स्ट्रैटेजी जो रहती है वही ये रियल है, यही मैंने बताई है। बाकी पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।